हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था और जो पदार्थ किस चीज़ से मिलके बनते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो मिश्रण के प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि जो मिश्रण होते हैं समांगी विषमांगी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। फिर हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब हम कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। मतलब किसी भी परिवर्तन को जब हम करते हैं उसके अंदर दो तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। भौतिक, जो फिजिकली आप देख सकते हैं, जिसमें ऊष्मा, हम चीज़ को गर्म कर रहे हैं या उसमें से ऊष्मा बाहर निकल रही है। देन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, फर्स्ट पॉइंट यह है उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक के अंदर यह है अनुत्क्रमणीय होता है। इसका क्या मतलब है? उत्क्रमणीय होता है जिसमें जो परिवर्तन है वो वापस नहीं हो सकता। जैसे ए बी के अंदर परिवर्तित हो रहा है तो वो वापस बी ए में चेंज होना, वो होता है हमारा उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल चेंज। रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। मतलब एक बार अगर परिवर्तन हो गया, नया पदार्थ बन गया, तो वापस हम स्टार्टिंग वाला पदार्थ उसे नहीं बना सकते। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, बर्फ़ का पिघलना। तो बर्फ़ को आप पिघलाकर उसको पानी में परिवर्तित कर सकते हो और वापस पानी से आप बर्फ़ बना सकते हो। लेकिन लकड़ी को जब हम जलाते हैं, एक बार जो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है, उससे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा जो प्रकाश है या ऊर्जा आप कह सकते हैं वो दे सकते हैं या उसमें से ऊष्मा निकलती है, कम मात्रा में निकलती है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा हमें ऊष्मा देनी पड़ती है या प्रकाश देना पड़ता है या उसमें से ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। तो ये होते हैं हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसका कुछ उदाहरण आप वैसे भी देख सकते हो। जैसे एक पेपर आप लेते हैं, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, आकार में परिवर्तन आ रहा है, शेप में परिवर्तन आ रहा है, उसका साइज में परिवर्तन होता है। सेम जैसे दूध से आप दही बनाते हो तो दूध का टेस्ट अलग होता है, दही का अलग होता है। तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते हम। तो ये होते हैं रासायनिक परिवर्तन। लेकिन एक पेपर को हम फोल्ड करते हैं तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जो तत्व के बारे में हमने पढ़ा था कि तत्व, जैसे हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं कि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी जीव को बनाने के लिए, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को। सेम किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए तत्व वो छोटी इकाई होती है जिसको हम नॉर्मली लेबोरेटरी में या फिर जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनकी सहायता से इनको देख सकते हैं। इससे भी छोटी इकाई परमाणु होता है जो बहुत ही माइन्यूट होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं, यह वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसे ना तो साधारण पदार्थों से तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी ज्ञात भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा दो या साधारण पदार्थों से बनाया जा सकता है। मतलब ये वो छोटी इकाई है जो अपने अस्तित्व में होती है, अगर हम उसे तोड़ना चाहेंगे तो वो तत्व नहीं रहेगा, वो उसके टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे लोहा, सोडियम। हमारे पास जो तत्व होते हैं, पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, उसके अंदर हमारे पास 118 तत्व अभी तक पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। कुछ और भी तत्वों की खोज हो चुकी है लेकिन अभी उनका नामकरण नहीं किया गया है। तत्व एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे कि 3 तरह के तत्व वहाँ पर होते हैं। पहला धातु, जो लेफ्ट साइड में होते हैं, और नीचे 2 ये ग्रुप बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर धातु होती हैं। राइट साइड में अधातु होती हैं और कुछ धातु और अधातुओं के बीच में होते हैं। लगभग 8 एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, जैसे उपधातु कहते हैं। मतलब वो धातु का भी गुण होता है उनके अंदर और अधातुओं का भी गुण होता है। तो जो धातु होती हैं वो चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती, और उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। धातु आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं। मतलब धातुओं को हम खींचकर या उनको पीटकर शीट्स या इनकी चादर या तारों के अंदर इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। और अधातु होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती, ये तन्य नहीं होती हैं, भंगुर होती हैं, ये टूट जाती हैं। अगर आप इनको शीट में या तारों में बदलना चाहेंगे तो ये बीच में से टूट जाती हैं। देन जो धातु हैं वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस मतलब जब हम उस पर हिट करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी ध्वनि उनमें से उत्पन्न होती है। लेकिन अधातु सोनोरस नहीं होती। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं, रसोई में हमारे बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं,
या हम कोई और लोहे के बर्तन होते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं, जैसे ही आप टच करेंगे तो वो गर्म हमें महसूस होता है। मतलब उसमें से जो ऊष्मा है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमें वो गर्म महसूस होता है। और जो हमारे घरों में विद्युत के जितने भी यंत्र होते हैं या विद्युत की जितनी भी हम फिटिंग करवाते हैं, तो उन सब के अंदर धातु की तारों का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम की तार होती हैं या सिल्वर की तार होती हैं, क्योंकि वो विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। कुछ उदाहरण जैसे सोना, लोहा, या फिर हमारा जैसे हीलियम, लिथियम, बहुत सारी धातुएं हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये धातु के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब अधातु के एग्जाम्पल हैं। और बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये उपधातु के उदाहरण हैं। अब हम मिश्रण और यौगिक में जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनके बीच में एक अंतर की फॉर्म में करेंगे। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता। और यौगिक एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब जो हम टेस्ट करना चाहें या हम गुण उसके देखते हैं, बिल्कुल ही नया गुण दिखाई देता है। लेकिन मिश्रण जिस तत्व या यौगिक से मिलकर बना है उनके गुणों को भी वो दर्शाता है। संघटक का हमें पता चलता है कि किस किस चीज़ से वो मिलकर बने हुए हैं मिश्रण के अंदर। सेकेंड पॉइंट, किसी नए पदार्थ का निर्माण यहाँ नहीं होता। तो जो इसके संगठन होते हैं परिवर्तनीय होते हैं, हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। कम मात्रा या ज़्यादा मात्रा हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। एक बार जो पदार्थ बन जाता है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने द्रव्यमान के अनुसार ये एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जैसे हम वाटर, जल का उदाहरण देखें, H2O, जो हाइड्रोजन है उसका द्रव्यमान एक हाइड्रोजन का एक द्रव्यमान होता है, तो दो हाइड्रोजन का दो रहेगा द्रव्यमान। और ऑक्सीजन का हम देखें द्रव्यमान, वो होता है हमारा 16। तो इनको जब हम सिंपल रेशो में कट करेंगे 1:8, तो ये इनका अनुपात होता है। 1:8 के अनुपात से ही हमेशा जल बनेगा, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो नए पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं वो पूरी तरह भिन्न होते हैं जो उसके संघटक होते हैं, लेकिन जो मिश्रण में उपस्थित होते हैं संघटक, वो अपने गुणों को, गुणधर्मों को दर्शाते हैं। फोर्थ पॉइंट, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हम हाथ से, छानन विधि से, चुंबकीय विधि से, इनसे इनको अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक के अंदर केवल हम रासायनिक या वैद्युत, जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, विद्युत अपघटन, उनके द्वारा ही इनको अलग कर सकते हैं। जैसे लोहा और गंधक का मिश्रण होता है, या पानी में आप मिट्टी ऐड कर देते हो, तो इनको अलग भी किया जा सकता है। यौगिक के अंदर गंधक और लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना लेते हैं, FeS बना लेते हैं, तो वो एक अलग गुण दिखाएगा जो कि आयरन और सल्फर के होते हैं, उनसे बिल्कुल भिन्न गुण होता है। अब जब तत्व मिलकर किसी भी यौगिक की संरचना करते हैं तो वहाँ से हमारे पास एक नियम होता है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि जो रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना हुआ होता है, इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा फिक्स होता है। स्थिर अनुपात का नियम मतलब जो तत्व एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं उनको हम एक स्थिर अनुपात के अंदर ही लेते हैं, तभी वो यौगिक बनता है, वरना वो यौगिक नहीं बनेगा। इसी से हमारा एक और नियम आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो यौगिक बनता है, जितना द्रव्यमान हम अभिकारक का लेंगे उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का हमें मिलता है। मतलब अगर हमने यहाँ 8 ग्राम अभिकारक लिए हैं तो वो 8 ग्राम ही उत्पाद बनाएगा। तो ये होता है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब जो द्रव्यमान होगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके अलावा जो मैंने एक बार आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कुछ पृथक्करण की विधियां होती हैं, अलग अलग कैसे हम यौगिक में से तत्वों को अलग कर सकते हैं, मिश्रण में से अलग करते हैं, तो वो विधियां हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, जो अभी सिलेबस चल रहा है NCERT में। एक ब्रीफली मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अलग अलग जो विधियाँ होती हैं मिश्रण को पृथक करने के लिए, पहली है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में हम 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थों को वाष्प में परिवर्तित करते हैं। एक पदार्थ हमारा वाष्प बनकर बाहर चला जाता है, दूसरा हमारे पास रह जाता है। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रीकरण। ये हम घरों में भी देखते हैं। जैसे हम मक्खन निकालते हैं, रई से हम बहुत ज़्यादा स्पीड से उसको रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो जो डेंसर भारी कण होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, हम उनको अलग निकाल लेते हैं। थर्ड है पृथक्करण कीप। कीप के अंदर जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा
स्पीड से उसको हिलाते रहते हैं। कुछ देर तक हम उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, हिलाना बंद कर देते हैं। तो जो वो दोनों अघुलनशील द्रव हैं वो एक लेयर बना लेते हैं। जो हैवी है वो नीचे चला जाता है, हल्का वाला ऊपर। तो हम कीप से फिर उसको अलग कर सकते हैं। ये नीचे आप कीप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये स्टॉप कॉर्क है, नीचे से हम स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे और नीचे वाला जो पानी होगा वो हमारा अलग रह जाएगा, ऊपर सरसों का तेल रह जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन, जिसमें हम ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड को यहाँ से प्रिपेयर किया जाता है। ये चाइना डिश के अंदर अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, ऊपर से हम इसको कीप इन्वर्ट करके रख देते हैं, उल्टा करके। तो जब अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है वो भाप बनकर यहाँ फनल के आसपास चिपक जाते हैं और नीचे अशुद्धियाँ रह जाती हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जहाँ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई भी कलर्ड मटेरियल होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, जो ये नीचे लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल लिखा हुआ है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो हमारे पास 3-4 कलर मिक्स होते हैं वहाँ से हम वो स्पॉट उनके अंदर फिक्स करके ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ 20 से 25 डॉट्स हम लगाते हैं और कुछ देर के लिए हम इसको लिक्विड के अंदर स्टेगनेंट रखते हैं। धीरे धीरे करके वो वाटर है वो इस फिल्टर पेपर पर स्ट्रिप पे जाना स्टार्ट हो जाता है और वो अलग अलग कलर हमें एक गैप के अंदर दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से कलर अवेलेबल। ये आशवन विधि है, डिस्टिलेशन विधि होती है। इसके अंदर जहाँ बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन होता है, जैसे 2 लिक्विड हमने लिए, दोनों लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, एक का मान लिया 100 पे बॉयल हो रहा है, दूसरा 140 पे बॉयल हो रहा है, तो पहले वाला जो बॉयल होगा मिश्रण वो ऊपर भाप में परिवर्तित होता रहेगा और जो ये स्लांटिंग ट्यूब है यहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर थर्मामीटर भी हम रखते हैं। 100 पे अगर बॉयल होना स्टार्ट हो गया है पहले वाला लिक्विड, तो जब तक वो पूरा बॉयल होकर बाहर नहीं निकलेगा तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। थर्मामीटर से हम देख लेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा हम उसको बंद कर देंगे, मतलब पहले वाला लिक्विड हमारा बाहर आ चुका है बीकर के अंदर और दूसरे वाला इसी फनल के अंदर रह गया है। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल बना लिए जाते हैं। यहाँ कोई भी जैसे कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, हम उसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे और फिर उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ अशुद्धियाँ वापस रह जाती हैं जिस बर्तन में हमने उसको गर्म किया, और जो कॉपर सल्फेट होगा वो धीरे धीरे एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जैसे हमारे चीनी के दाने होते हैं सीड्स की तरह वो बन जाते हैं और उनको हम अलग कर सकते हैं। तो अशुद्धियाँ यहाँ से अलग की जा सकती हैं। तो ये हैं हमारी कुछ पृथक्करण करने की विधियाँ, ये हमें अपनी जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।